अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कि मेंडल ने अपने लॉज पेश किए, मेंडल ने सारा एक्सपेरिमेंट किया, सारी चीजें मेंडल ने की। लेकिन मेंडल के लॉज क्या हर सिचुएशन पे अप्लाई होते? बिल्कुल नहीं। मेंडल के लॉज हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होते। जैसे जैसे मामला आगे बढ़े और जैसे जैसे जेनेटिक्स के अंदर एडवांसमेंट आई, उस तरह फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी डिस्कवर हुए जो मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉस को ओबे नहीं करते थे। सो बेसिकली देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस क्यों हैं? देखो, यहां पे आपसे कह रहे हैं मेंडल वाज अ मॉन्क। मेंडल बेसिकली एक काइंड ऑफ मजहबी शख्सियत था। उसकी जो नॉलेज थी ना, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बुनियाद पर थी, और जो कुछ उसने देखा, ऑब्जर्व किया, उसकी बेसिस पे थी। क्या, कैसे ऑब्जर्व किया? उसने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी, याद होगा, एक्सपेरिमेंट। और फिर उसको सारा जो रिजल्ट वगैरह मिला था, उस वो जो डाटा था ना, बेसिकली उसी से उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पेश किए थे। सो इन दिस वे ही हैड गिवन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। उसने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जीन का, अलील का, डोमिनेंट का, रेसेसिव का। ये सारी सिचुएशन उसने बताई कि भाई जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, डोमिनेंट अलील क्या होता है, रेसेसिव अलील क्या होता है। ये सारी चीजें उसने बताई। लेकिन भले ये सारी चीजें उसने बताई, लेकिन उसकी जो नॉलेज थी वो लिमिटेड थी। सो अप टू हिज ऑब्जर्वेशन दैट ईच trait has only two alternating form, that is allele, or when these two contrasting allele of a trait gather in an organism, only one express। वही बात जो मेंडल बार बार करता था कि फॉर एग्जाम्पल एक अलील है कैपिटल ए, एक अलील है स्मॉल ए। अगर तो ये मेंडल के लॉस को ओबे कर रहा है, तो आया कैपिटल ए इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, और स्मॉल ए इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर कैपिटल ए, और जो भी डोमिनेट होगा वही अपना फिनोटाइप शो करेगा। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसे आप कंप्लीट डोमिनेंस भी कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है। आफ्टर मेंडल के बाद breeding experiment were carried in a different plants and animals। भाई, मेंडल के बाद डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया गया, तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस मिली। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स एंड फिनोटिपिक रेशो वर ऑब्जर्व। जाहिर सी बात है, मेंडल ने जो लॉज पेश किए थे उनकी अपनी जीनोटिपिक रेशो थी, फिनोटिपिक रेशो थी। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते रहे, उनकी इनहेरिटेंस बढ़ी जाती रही, वैसे वैसे जब आपने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका फिनोटिपिक रेशो या जीनोटिपिक रेशो मेंडल ने जो दिया था उससे डिफरेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये कहा था कि भाई जो फिनोटिपिक रेशो होगा दैट वुड बी 3:1। हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मोनोहाइब्रिड के लिए ये 3:1 ना आया हो। सही है। तो इट मींस कि यहां पे कुछ ना कुछ डेविएशन आ रही है फ्रॉम द मेंडेलियन रेशो। अब ये एक्सेप्शन क्या हो सकती है? ये एक्सेप्शन, इन एक्सेप्शंस को आप कहते हो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। बात एक ही है। अब इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, हम दो चीजें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। मल्टीपल अलील को भी आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी जो पूरी एप्लीकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सही है। चलो आ जाओ आगे। अब आते हैं जरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? भाई कंप्लीट डोमिनेंस क्या थी? कैपिटल ए इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल ए, एंड जो भी डोमिनेट होता था वो अपना फिनोटाइप शो करता था। सो कार्ल कॉरेन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल कॉरेन ना, 1889 के अंदर वो एक प्लांट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था जापानीज 4 o'clock प्लांट, दैट इज मिराबिलिस जालपा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। अब उन्होंने क्या किया? वही काम जो मेंडल ने बताया था। भाई उन्होंने सबसे पहले तो पेरेंट्स को जमा किया। कौन से पेरेंट्स? प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। जो जब भी क्रॉस करें, सेल्फ फर्टिलाइज करें, तो अल्टीमेटली अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, चाहे F1 हो, F2 हो, F3 कोई भी हो। तो उसने सबसे पहले प्योर ब्रीड रेड फ्लावर प्लांट लिया, उसको क्रॉस करवाया प्योर ब्रीड व्हाइट फ्लावर प्लांट से। अब इसको क्या मिला? देखो,
मेंडल ये कहता था कि जब भी आप दो ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करवाते थे, F1 में आपको F1 में आपको तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स एक ही फिनोटाइप के मिलते थे जो डोमिनेट वाली होती थी। फॉर एग्जांपल टॉल डार्फ याद करो, तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स कौन से मिलते थे? टॉल मिलते थे। अब जब कार्ल कॉरेन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने रेड फ्लावरिंग प्लांट को व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट से क्रॉस करवाया, तो अब या तो उसे रेड मिलना चाहिए था F1 जनरेशन के अंदर, या व्हाइट मिलना चाहिए था। ऑब्वियसली नहीं भाई। फॉर एग्जाम्पल, अब जब उसने ये सारा काम किया, तो F1 के अंदर उसे ना तो रेड मिला ना व्हाइट फ्लावर प्लांट मिला। सवाल ये होता है कि ये तो फिर मेंडल के रूल की खिलाफ वर्जी है। जी बिल्कुल, मेंडल के रूल की खिलाफ वर्जी है। बेसिकली उसको मिला व्हाइट, सॉरी, पिंक फ्लावरिंग प्लांट। अब ये बड़ी अजीब सी चीज थी। उसने रेड को क्रॉस करवाया था व्हाइट के साथ, या तो रेड आना चाहिए था या व्हाइट आना चाहिए था। जो भी डोमिनेट होता वही आता, और तमाम के तमाम एक जैसे होते। लेकिन यहां पे उसको तमाम के तमाम पिंक मिल गए। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी। अब बेसिकली दिस इज द this the study of inheritance show that many traits have not showed that Mendelian behavior of complete dominance, because the 4 o'clock plant in F1 generation had not produced any of the parent phenotype। वही बात जो मैंने आपको बताई, ना तो रेड मिला ना व्हाइट मिला। तो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो फर्दर मोर, अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए हो सकता है कोई कोई एरर आ गया हो एक्सपेरिमेंट के अंदर। कार्ल कॉरेन ने F2 जनरेशन निकलवाई। अब अगर आपको याद हो, तो F2 के अंदर जो रेशो मिलता था फिनोटाइप का, वो मिलता था 3:1 का। 3 वो होता था जो डोमिनेट होता था, और 1 होता था जो रेसेसिव होता था। अगर तो ये रेशो मिल जाता, तो इस बात की वजाहत हो जाती कि भाई ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस ही थी किसी हद तक। लेकिन उसको ये रेशो नहीं मिला। उसको फिनोटाइप को जो रेशो मिला, उसके अंदर उसे एक रेड फ्लावर मिला, दो पिंक फ्लावर मिले और एक व्हाइट फ्लावर मिला। अब सवाल ये होता है ये कैसे पॉसिबल है? सो द रेड एंड व्हाइट वर होमोजाइगस while द पिंक वर heterozygous। अब ये जरा सुनना गौर से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनो जरा। मैंने सबसे पहले पेरेंट्स लिए। रेड फ्लावर के लिए मैंने माना R1 R1। अब सवाल ये होता है सर, मैं कैपिटल आर क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर हम तब लिखते हैं जब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हो। यहां पे कोई डोमिनेंट रेसेसिव का चक्कर नहीं है। मैंने मान लिया कि इसका जीनोटाइप है R1 और मैंने इसका मान लिया R2। अब जब मैंने क्रॉस करवाया, तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स मुझे मिले R1 R2 वाले। यही मिले ना भाई। अच्छा, ये जो R1 R2 वाले थे, यानी कि F1 जनरेशन के तमाम ऑर्गेनिजम्स थे, ये थे पिंक कलर के, पिंक फिनोटाइप के। अब जब मैंने R1 R2 को क्रॉस करवाया, यहां पे रखा R1, यहां पे रखा R2, यहां पे रखा R1, यहां पे रखा R2, तो यहां पे आया R1 तो R1 क्या हुआ? रेड। इसी तरह यहां पे आया R1 R2, ये क्या हुआ? पिंक। इसी तरह यहां पे आया R1 R2, सही है। हाँ, R1 R2 अगेन, R1 R2 आया, ये क्या हो गया? पिंक। यहां पे आया R2 दिस वुड बी व्हाइट। तो यहां पे जो आपको रेशो मिला पिंक व्हाइट और रेड का F2 जनरेशन के अंदर, वो मिला 1:2:1 का। और अगर मैं आपसे इसका जीनोटिपिक रेशो पूछूं, R1 R1 R2 ये भी मिला 1:2:1। सो इट मींस इनकंप्लीट डोमिनेंस के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर, जीनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशो। सर वाई? बिकॉज यहां पे जो हीट्रोजाइगस कंडीशन है, वहां पे कोई डोमिनेट नहीं हो पा रहा। जब कोई डोमिनेट नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली हीट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आपको अलग सिचुएशन मिल गई। अब आ जाओ आगे, यही सारी बातें यहां पे कर रहा है। आपसे कह रहा है इट शोड that when contrasting allele exist in an individual, none of them mask the expression of other. Both of them tried to express
but these expression get blended. बेसिकली जो R1 और R2 यानी कि heterozygous कंडीशन थी, ये दोनों चाहते थे कि एक दूसरे के असर को छुपा दे, लेकिन ये एक दूसरे के असर को छुपा नहीं पाए, और जब ये एक दूसरे के असर को छुपा नहीं पाए तो फिनोटाइप ब्लेंड हो गया, यानी कि रेड कलर ब्लेंड हो गया विद द व्हाइट कलर, और अब यहां पे आपको एक नई फिनोटाइप मिली, दैट वुड बी पिंक फिनोटाइप. सो द heterozygous condition, both the contrasting allele express and expression get blended, and a new phenotype is called incomplete or partial dominance. इसे आपने क्या कहा, इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस. सवाल ये होता है कि क्यों हुई, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर आर यूज फॉर कंप्लीट डोमिनेंस. वही बात जो मैंने आपको बताई कि कैपिटल और स्मॉल लेटर आप क्यों यूज करते हो, जब आप कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हो. तो कंप्लीट रेसेसिव अलील रिस्पेक्टिवली, बट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस नन ऑफ द अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, क्योंकि दोनों अलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है. तो इसलिए आप यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम लेटर विद सबस्क्रिप्ट नंबर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर. वही बात जो रेड कलर के लिए मैंने R1 इस्तेमाल किया और व्हाइट के लिए R2 इस्तेमाल किया. दिस इज एन एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस. अब आते हैं आगे. अब बात करते हैं जरा कोडोमिनेंस की. व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, सो अगेन इट इज अ डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन कंप्लीट डोमिनेंस. ठीक है, ये है कोडोमिनेंस. अब ये कोडोमिनेंस क्या है? देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या थी, दोनों चाह रहे थे एक दूसरे के असर को कैंसिल कर पाए, बट नहीं करते और ब्लेंड हो जाते हैं. अब यहां पे क्या है, here the heterozygous individual where both contrasting allele of same locus मतलब एक जीन के लिए जो दो contrasting allele है, express independently and form their respective products. अब इसको समझना जरा गौर से. इसको समझने के लिए आपको अभी मैं एक क्रॉस करवाता हूं, उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रेड कैटल है जिसको मैं क्रॉस करवा रहा हूं व्हाइट कैटल से. रेड कैटल है जिसको मैं क्रॉस करवा रहा हूं व्हाइट कैटल से. तो मैंने मान लिया यहां पे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसको मैं क्रॉस करवाता हूं व्हाइट कैटल से, प्योर ब्रीड मैंने लिया. अब जब मैं क्रॉस करवाऊंगा तो तमाम ऑर्गेनिज्म इस वाली सिचुएशन के आएंगे. अब अगर तो ये कंप्लीट डोमिनेंस होती तो या तो रेड कंप्लीटली डोमिनेट कर जाता व्हाइट पर, या व्हाइट कंप्लीटली डोमिनेट कर जाता रेड पर, या तो रेड आता है या व्हाइट आता है. F1 में तमाम या रेड आते या व्हाइट आते, नॉर्मली यही होता. लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन. अब होगा क्या, ये आर आर भी खुद को एक्सप्रेस कर देगा और ये आर डब्ल्यू भी खुद को एक्सप्रेस कर देगा, और ये ब्लेंड नहीं होंगे. ये दोनों अपना असर अलग अलग शो करेंगे, जिसकी वजह से जो कैटल है उसमें रोन कलर आ जाएगा. अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कैटल्स ऐसी होती हैं जो होती रेड है, उन पे व्हाइट धब्बे पड़े होते हैं, या होती व्हाइट है उन पे रेड धब्बे पड़े होते हैं. तो दिस इज द थिंग जिसे आप को डोमिनेंस के अंदर लेकर आते हो, यानी कि दोनों अलील एक्सप्रेस हो जाते हैं और ब्लेंड नहीं होते. So it may be described as phenomena of inheritance in which both contrasting allele of a trait are dominant. बेसिकली ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं और दोनों हीट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर खुद को शो कर रहे हैं. ना तो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. So in a cross between a true breeding short-horned red cattle and a true breeding short-horned white cattle, the offspring have roan color. वही बात जो मैंने आपको बताई. So this is a close examination of the skin of roan colored show that the animal does not possess an intermediate shape of shade of skin color. ना तो रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट है, बल्कि it appears so because of presence of red and white hairs इवनली प्रेजेंट एट द स्किन. रेड और व्हाइट हेयर्स इवनली प्रेजेंट है, इसकी वजह से कैसा कलर आ गया, रोन. तो आप यहां पे कह सकते हो इट इज क्लियर फ्रॉम इट नन ऑफ द टू जीन इज डोमिनेट. दोनों डोमिनेट कर जाएंगे, और दोनों डोमिनेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या कहानी होगी आपको पता है. अच्छा, उसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है, दैट इज एमएन ब्लड ग्रुप टाइप. अब ये एमएन ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है, लैंडस्टीन और लिवीन ने एक ब्लड ग्रुप टाइप को डिस्कवर किया था, दैट इज एमएन टाइप ब्लड ग्रुप. अब एमएन टाइप ब्लड ग्रुप क्या होती है, देखो, अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोटाइप है फॉर एग्जांपल एल एम,
तो उसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो होगा एम एंटीजन। इसी तरह अगर एक ऑर्गेनिज्म है एल एन, एल एन, तो इसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो होगा एल एन। सही है। अब अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती, फॉर एग्जाम्पल एल एम एल एन, अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती तो या तो अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होती तो या तो एम एल एम कंप्लीटली डोमिनेट कर जाता एल एन पर, या एल एन कंप्लीटली डोमिनेट कर जाता एल एम पर, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस हो जाती। ऐसा नहीं हुआ। अगर तो ये इनकंप्लीट डोमिनेंस होती तो एम और एन का बीच का कोई चीज आ जाती, लेकिन ये भी नहीं हुआ। बल्कि आपने ये देखा कि इस तरह के जीनोटाइप के ऑर्गेनिज्म के आरबीसी के ऊपर एम एंटीजन भी मिला और एन एंटीजन भी मिला। सो आप ये कह सकते हो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडॉमिनेंस, वही बात जो मैंने आपको बताई। अच्छा, यहां पे सारी वही बातें लिखी हुई हैं कि हमारे पास phenotype of inheritance where expression of both the contrasting allele blend in the heterozygous condition, phenotype of inheritance where expression of both the contrasting allele does not blend, वही बात जो मैंने आपको बताई हुई है। सही है। न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वही बात, न्यू फिनोटाइप मिली। यहां पे न्यू फिनोटाइप नहीं आई, यहां पे दोनों जो है एक्सप्रेस हो गए और सारी चीजें। सो इट्स अ क्वांटिटेटिव बोथ क्वांटिटेटिवली बोथ एक्सप्रेस इक्वली। ठीक है, यहां पे क्वांटिटेटिव बोथ एक्सप्रेस अनइक्वली, वही बात जो आपको की हुई है। इसमें एग्जाम्पल 4 o'clock प्लांट की आ गई, इसमें हेयर कलर की आ गई, वही सारी बातें रिपीट हो रही है। चलो अब आ जाओ जरा आगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके पास मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील को पढ़ने से पहले बस इतना पढ़ेंगे कि मल्टीपल एलील होता क्या है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग टाइप पढ़ रहे होंगे। ये पूरी जो ब्लड ग्रुपिंग टाइप है ना, हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम मल्टीपल एलील को डिस्कस करेंगे और बस इसकी कोडोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, यहां तक रुकेंगे। सही है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। A trait may have more than two alternative form, वही बात जो आपको बताई हुई है। एक ट्रेट के दो एलील हो सकते हैं, या जैसे आप कह सकते हो कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। सो द जीन विच हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। अब सुनना जरा गौर से। फॉर एग्जाम्पल एक जीन है, इसका एक एलील है कैपिटल ए, इसका एक एलील है स्मॉल ए। तो एक जीन के नॉर्मली कितने एलील है? दो। एक जीन के नॉर्मली कितने एलील है? दो। अगर किसी भी वजह से, अगर किसी भी वजह से आपको कोई ऐसा जीन मिल जाए जिसके दो से ज्यादा अलील हो, तो उससे आप कहोगे मल्टीपल अलील। सर अब एक बात समझ में नहीं आती कि मल्टीपल अलील के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भाई एक क्रोमोसोम आएगा मदर से, एक आएगा फादर से, तो इसका मतलब है एक अलील उसे मिलेगा मदर से, एक मिलेगा फादर से। तो सर अभी भी तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन के दो ही अलील आ रहे। बात बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि उस जीन के पॉपुलेशन के अंदर कई अलील है। फॉर एग्जाम्पल एक अलील है आई ए, एक अलील है आई बी, और एक अलील है स्मॉल आई। सो यहां पे आपको मल्टीपल अलील हो सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर आई ए आई बी आ जाए, हो सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर आई ए स्मॉल आई आ जाए। ठीक है, मल्टीपल वो हो सकते हैं भारत। सो दीज मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन आर प्रोड्यूस बाय जीन म्यूटेशन। आमतौर पे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जीन म्यूटेशन के जरिए। सो दीज multiple form of gene occupy same gene locus on the chromosome. Some trait more than may have more than 100 allele, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर दो ही आएंगे और हैप्लॉइड के अंदर एक ही आएगा। सिंपल भाई। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसके अंदर होमोलोगस पेयर होता है। होमोलोगस पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से आता है, यानी कि एक अलील आपको मदर से मिलेगा, एक फादर से मिलेगा। अब भले से वो कोई सा भी अलील हो। सही। और अगर हैप्लॉइड होगा तो ऑब्वियसली आपको होमोलोगस पेयर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक ही एलील होगा। ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एक या दो आएंगे, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर कई सारे हो सकते हैं। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास, इसकी क्लासिकल एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम।
इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। सही है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या कहानी है और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ रहा होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है और इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।